देखिए, मॉलिक्यूलर रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज एक्चुअली क्या होती है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो मैक्सिमम डिस्टेंस जिससे वो लोग अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें। जैसे कोई भी हमने लिक्विड किसी बीकर में रखा, तो उस बीकर में उस लिक्विड के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, उस रेंज को हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। और ये लगभग 1 नैनोमीटर के बराबर होती है। इससे ज़्यादा अगर उनके बीच में डिस्टेंस होगी तो वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल सी होता है। इसको हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज के नाम से जानते हैं। नंबर 1। फिर आ जाता है कोल्ड वेल्डिंग। क्या होता है? देखिए, कोल्ड वेल्डिंग का मतलब क्या है? एक ऐसी वेल्डिंग होती है जैसे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, उसमें क्या होता है कि हीट की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ें गर्म होती हैं। लेकिन जो कोल्ड वेल्डिंग होती है, ये एक ऐसी वेल्डिंग होती है कि आपने दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे में प्रेस किया। तो जब आप दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे में प्रेस करेंगे तो थोड़ी देर के बाद उनके बीच में मॉलिक्यूल्स का एक कनेक्शन बन जाएगा। इतनी तेज़ी से प्रेस करेंगे। अगर उनके बीच में मॉलिक्यूलर का कनेक्शन बन गया तो वो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर रेंज के अंदर आ जाते हैं, ठीक, और एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग, ठीक। यानी व्हेन टू पीसेस ऑफ मेटल्स कैन बी प्रेस्ड टू एन एक्सटेंट दैट देयर मॉलिक्यूल्स कम विद इन द मॉलिक्यूलर रेंज एंड स्टिक टुगेदर, दिस इज नोन एज द कोल्ड वेल्डिंग। सो सिंपल, क्लियर, ठीक। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ रहा है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है? देखिए, सरफेस एनर्जी एक ऐसी चीज़ होती है कि आपने एक बीकर में पानी लिया। अब उस बीकर में दो लेयर होती हैं। कौन कौन सी दो लेयर होती हैं? देखिए, एक मैंने यहाँ पर कोई बीकर लिया, इस बीकर में वाटर ले लिया, वाटर की एक लेयर ये हो गई अपर लेयर, इसको हम लोग फ्री सरफेस लेयर भी कहते हैं। और एक ये लेयर होगा, इसको हम लोग बॉटम सरफेस लेयर कहते हैं। इस सरफेस के ऊपर वाटर का पूरा मास या पूरा वेट है, जिसकी वजह से ये कभी हिलती नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ऊपर वाली जो सरफेस होती है फ्री होती है। हल्का सा अगर हम लोग ग्लास को हिलाएंगे तो ये सरफेस भी हिलने लगती है, ठीक। तो अब होता क्या है कि नीचे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, ठीक, वैसे तो याद रखिए कि इस पर एक एनर्जी भी होती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साथ कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर बंधे हुए हैं ऐसे, फिर इनके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स बंधे हुए हैं। तो ये नीचे के मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये ऊपर की तरफ आएंगे, लेकिन इनको नीचे वाले आने नहीं देंगे क्योंकि वो इसको बांधे हुए हैं। लेकिन फिर भी उस अट्रैक्शन फोर्स के अपोजिट ये ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आकर के कुछ एडिशनल एनर्जी ये बना देते हैं। उसी एडिशनल एनर्जी को हम लोग कहते हैं सरफेस एनर्जी। फिर से एक बार समझिए, एक बीकर लिया, इस बीकर में ऊपर की सरफेस हो गई जाकर के फ्री सरफेस, और नीचे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का कनेक्शन उनके अदर मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। जैसे ही मॉलिक्यूल्स ऊपर आना चाहते हैं, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इनको मना करते हैं, इनको अपनी तरफ घसीटते हैं। लेकिन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट ये ऊपर की तरफ आएंगे। और जब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट ये ऊपर की तरफ आएंगे तो इनको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन ऊपर वाली सरफेस पे जा करके एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और उसी एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग सरफेस की एनर्जी कहते हैं, जिसको कहते हैं सरफेस एनर्जी। इज दैट क्लियर? अब जैसे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, नोट्स में आ जाइए। नोट्स में ये लिखा हुआ है कि व्हेन सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड, ऊपर का सरफेस एरिया अगर हम लोग इंक्रीज करें तो द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इंटीरियर राइज टू द सरफेस, यानी ऊपर का सरफेस एरिया आप अगर बढ़ाएंगे तो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर आएंगे धीरे धीरे करके, ठीक, फ्रॉम द इंटीरियर, अंदर से ऊपर की तरफ आएंगे। देन सम वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि उनको अपने कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना है, ठीक। और ये वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द न्यूली फॉर्म सरफेस। और जब वो लोग ऊपर के आएंगे तो एक न्यू सरफेस क्रिएट करेंगे, वहां पर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उस एडिशनल एनर्जी पर यूनिट एरिया को हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि वो सरफेस एनर्जी होता है लिक्विड की। इसी तरीके से लिक्विड की सरफेस एनर्जी बनी है, ओके। अब इसका एक प्रूफ है, वो प्रूफ क्या है उसको भी आप समझ लीजिए। इसका क्या प्रूफ है? देखिए, यहाँ पर एक मैंने लिक्विड की फिल्म ली है। ये लिक्विड की फिल्म इस तरीके से बनी है। यहाँ पर एक कोई भी वाटर की सरफेस है,
ये पी से क्यू नाम का एक मैंने लाइन ड्रॉ किया और इसको नीचे की तरफ खींचा एफ न्यूटन के फोर्स से। लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से ये फिल्म नीचे नहीं जाएगी, ऊपर आना चाहेगी। फिर भी उसके अगेंस्ट मैंने डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट इसको दिया और नीचे लेकर गया। इसमें दो लेंथ कंसीडर करते हैं, एक लेंथ ये वाली हो जाती है, दूसरी लेंथ ये वाली। दोनों लेंथों को हम लोग लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2L के, क्योंकि अभी मैंने बताया दोनों लेंथ कंसीडर किए जाते हैं। इक्वलिटी लाने के लिए टी नाम के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर इसको हम लोग सिग्मा भी कह सकते हैं। तो F इज इक्वल टू टी इंटू 2L। नाउ द वायर इज मूव डाउन थ्रू द डिस्टेंस डेल्टा एक्स। अब इस वायर को नीचे की तरफ खींचेंगे और ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स की कवर करेगा और यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस हेल्प द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म, जिसकी वजह से इतनी सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट दिखाई पड़ेगा। और ये इंक्रीमेंट को हमें काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे? वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे आप रखेंगे T इंटू 2L और डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स ऐसे रख लीजिए। यहाँ पर 2 इंटू 2 मतलब 2L इंटू डेल्टा एक्स, इस पूरे मल्टीप्लाई को हम लोग कहते हैं डेल्टा ए। L इंटू बी तो बन जाएगा एरिया। तो इसकी जगह पे आपको एरिया यानी डेल्टा ए रख लेना है। देन W इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, तो T इज इक्वल टू डेल्टा ए का डिवाइड कर दीजिए तो W अपॉन डेल्टा ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म एट ए यूनिट बट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर घटना बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो सरफेस में एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगी। ठीक है, टेम्परेचर को हमको कांस्टेंट करना। और यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखनी है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 मानी जाती है। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होगा तभी सरफेस टेंशन क्रिएट होगा, नहीं सरफेस टेंशन नहीं बनेगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया? ओके।